हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें ध्येय आईएएस का ये जीएस का 9वां प्रैक्टिस सेट है। और इसके पहले हिंदी के 10 प्रैक्टिस सेट ध्येय आईएएस के अपलोड हो चुके हैं, बहुत फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है। और दोस्तों जीएस का ये जो 9वां प्रैक्टिस सेट है, इसमें भी फुल मैपिंग के साथ चारों ऑप्शन का फुल डिटेलिंग के साथ एक्सप्लेन किया गया है और मिनिमम समय में किया गया है, जो कि दोस्तों एग्जाम में आप लोगों के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। और इसके पहले भी दोस्तों 10, 8, 18 और उसके पहले भी 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। मतलब कुल मिला के 28 प्रैक्टिस सेट अभी तक अपलोड हो चुके हैं। उसमें जो अलग से 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया, उसमें 5 हिंदी के हैं और 5 जीएस के हैं। और दोस्तों इस 10 प्रैक्टिस सेट के समाप्त होने के बाद हम लोग जीएस वर्ल्ड का भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे आरओ के लिए। और दोस्तों ये केवल आरओ के लिए ही नहीं हेल्पफुल है, ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो या एसएससी जीडी के एग्जाम हो या दोस्तों पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हो, उसमें जीएस के जो ये क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं आप सभी लोगों के लिए, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन अभिलेख में शामिल किया जाता है। मतलब व्यापार संतुलन में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? दोस्तों व्यापार संतुलन में केवल और केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है और दृश्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, केवल दृश्य व्यापार के विवरण को, इसमें अदृश्य वस्तुएं नहीं शामिल होती हैं। अदृश्य वस्तुओं का मतलब होता है, अदृश्य सेवा का मतलब क्या होता है, जैसे सेवा क्षेत्र होता है या उसमें यातायात, बैंकिंग, प्रबंधन, ये सारी चीजें आती हैं, वो अदृश्य में आती हैं। तो अदृश्य चीजें नहीं शामिल होती हैं। ठीक है, तो इसमें केवल अदृश्य व्यापार के विवरण को, और इसमें दिया है एक निश्चित समयावधि में किसी देश के माल के निर्यात मूल्य से आयात मूल्य को घटाकर जो अवशेष होता है वो शामिल किया जाता है। मतलब ए और सी इसका आंसर होगा, मतलब डी होगा। मतलब माल के मतलब वस्तुओं का निर्यात आयात का इसमें ब्यौरा दिया जाता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम एमआरटीपी एक्ट को किस समिति के सुझाव पर समाप्त किया गया? तो दोस्तों ये राघवन समिति के सुझाव पर समाप्त किया गया था। इसको समाप्त कब किया गया था? मतलब राघवन समिति आई थी 2000 ईस्वी में, 2000 में आई थी और एमआरटीपी एक्ट को 2000 में समाप्त किया गया राघवन समिति की अनुशंसा पर। और इसको लाया कब गया था? लाया दास गुप्ता समिति की अनुशंसा पर लाया गया था 1970 में दोस्तों। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमआरटीपी एक्ट को समाप्त करके 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 2003 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है इसको। ठीक है, राघवन समिति 2000 में आई थी, एमआरटीपी को बंद करने की सिफारिश की थी। उसके बाद 2003 में इसकी जगह पर सीसीआई आया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आया। ठीक है, और एमआरटीपी को लाया किसकी अनुशंसा पर गया था? 1970 में दास गुप्ता के अनुशंसा पर लाया गया था। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, साख मुद्रा में वृद्धि होती है जब नकद कोषानुपात मतलब सीआरआर, ठीक है, सीआरआर में क्या होता है? मतलब साख मुद्रा में वृद्धि होती है। बैंकों के पास पैसा कब बढ़ेगा? जब बैंकों के पास पैसा होगा, और बैंकों के पास पैसा अगर नहीं है तो मतलब साख मुद्रा में कमी है। अच्छा, सीआरआर क्या होता है? सीआरआर में यदि वृद्धि होती है, सीआरआर का मतलब एक निश्चित अनुपात होता है जो रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है। अगर ये निश्चित अनुपात रिजर्व बैंक के पास जमा होगा तो बैंकों के पास कम मुद्रा होगी, और अगर ये ज्यादा होगा तो कम होगा। अगर ये सीआरआर कम होगा तो बैंकों के पास मुद्रा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बैंकों को फिर आरबीआई के पास पैसा कम जमा करना पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर बैंक आरबीआई के पास पैसा ज्यादा जमा करेगी, सीआरआर मान लीजिए ज्यादा होगा, तो बैंकों के पास साख मुद्रा कम होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है कि यदि साख मुद्रा में वृद्धि होती है तो नगद कोषानुपात मतलब घटता है दोस्तों। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चौथा है, राष्ट्रीय शोध संस्थान है, ये शोध संस्थान है और कहां पर स्थित है ये ध्यान देना है। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? धनबाद में है। ठीक है, तो दूसरे का एक होगा तो मतलब ये सी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों चंडीगढ़ में है, तो सी का 4 हो जाएगा, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान, मतलब जो सरल होता है ना उसको हम लोग पहले मिलाते हैं, जो आप लोगों को याद हो उसको पहले मिलाया करिए। ठीक, राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान कहां है? ये हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में। ठीक है, फिर आता है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आ जाता है बेंगलुरु में। तो इसका दोस्तों इस हिसाब से आंसर बी ऑप्शन इसका
सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे क्या कहते हैं? जो काम की तलाश नहीं करता है उसको कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। बेरोजगारी होती है जो व्यक्ति काम की तलाश करते हैं और उन्हें काम नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार होते हैं। जो व्यक्ति रोजगार चाहते ही नहीं तो उनको कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी है। ठीक है, तो ये व्यक्ति काम की तलाश कर ही नहीं रहे हैं तो ये होते हैं ऐच्छिक बेरोजगार। तो इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? जो मानव के कौशल और जो बाजार में उपलब्ध कौशल है उसके भीतर गैप की वजह से जो है ये संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखा जाता है, एक मौसम से जब दूसरे मौसम के बीच का समय होता है वो मौसमी बेरोजगारी हो जाती है। अल्प बेरोजगार दोस्तों हम लोग अमूमन शहरों में देखते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं ना चौराहे वौराहे पे लोग खड़े होकर के अपना रोजगार मांगते हैं और वो अपने क्षमता के अनुसार काम नहीं करते, क्षमता से कम काम करते हैं। ठीक है, ये होता है अल्प बेरोजगार। ठीक, और मौसमी बेरोजगार हो गया, संरचनात्मक बेरोजगार हो गया। ठीक है, और इसके बारे में और भी डिटेल से हमने और पिछले के प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। चक्री बेरोजगारी क्या होती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप पहले के प्रैक्टिस सेट भी जाके देख सकते हैं। ठीक, सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम के बारे में वर्णन है? तो अनुच्छेद 393 में संक्षिप्त नाम के बारे में वर्णन बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं जब केवल और केवल अनुच्छेद वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे पॉलिटी में। और अनुच्छेद 361 में अभी पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं, जो राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों का वर्णन है। 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकारों का वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को दीवानी और फौजदारी मामलों से कुछ उन्मुक्तियां मतलब कुछ छूटें प्राप्त हैं। ठीक है, सेवेंथ है, कथन कारण वाला है, राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। सही बात है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया, ये गलत बात है। ये हुआ था दोस्तों, हम लोग पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, 24वां संविधान संशोधन 1971 इंदिरा गांधी की सरकार में। ठीक है, एक भी क्वेश्चन जो हम टॉपिक पढ़ा दिए हैं अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। आप अभी तक ये 9वां प्रैक्टिस सेट है, उसके पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट जीएस के और अपलोड कर दिए। आप लोग अगर पॉलिटी हमसे पढ़े होंगे तो पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन राष्ट्रपति तक अगर आया है तो उससे बाहर गया ही नहीं है, और आगे जो पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा, और जो एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देते हैं उससे बाहर भी नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एसएससी में सिलेक्शन हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हुआ, यूपी पीसीएस का इंटरव्यू हमने दिया, तो हमको इतनी चीजें पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना दायरा है उसका। ठीक दोस्तों, तो इसका ये गलत हो जाएगा। तो जब ए गलत हो गया तो मतलब जब ए सही हो गया तो आर इसका गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, 8वां है क्वेश्चन, नीति निदेशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, ये सकारात्मक प्रकृति के हैं, ये स्टेटमेंट सत्य है। ठीक है, अच्छा, सकारात्मक प्रकृति के नीति निदेशक तत्व होते हैं और नकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार होते हैं। ये हमने स्पेशल लाइन लिख के बताई है जब हम पॉलिटी पढ़ाए हैं। ठीक, और क्वेश्चन आंसर ही पढ़ाए दोस्तों। जो पॉलिटी का हमने क्वेश्चन आंसर का एक प्रैक्टिस सेट मतलब क्वेश्चन आंसर के केवल क्वेश्चन आंसर कराए हैं पॉलिटी में, उसको भी हमने जो है आरओ और पुलिस कांस्टेबल वाले में प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसको भी देखिएगा, उस टॉपिक से क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये स्वतः लागू होते हैं, ये गलत बात है दोस्तों, स्वतः लागू नहीं होते हैं, ये राज्य के द्वारा लागू कराए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई विधिक मतलब वो नहीं है कि मतलब इसके लिए वाद दायर नहीं किया जा सकता, इसीलिए स्वतः लागू नहीं होते हैं, और मूल अधिकार स्वतः लागू होते हैं। ये गैर न्यायोचित होते हैं, सही बात है, इनको न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 37 के तहत अप्रवर्तनीय है। ये समाजवादी प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा असत्य कौन सा है? ये वाला असत्य है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग करते हैं। 9th है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होंगे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोस्तों अनुच्छेद 148 से 151 में है। ठीक, 10वां देखते हैं, सहकारी समितियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 19(1) सी में है। ठीक है, इसको 97वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। ठीक है, किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम सीमा 31 से ज्यादा नहीं होती है, 21 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक, 21 प्लस नहीं होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए अधिकतम। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा गलत ही पूछा है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जनघनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर? देखिए, इसके पहले हम लोग दूसरा स्थान पढ़ चुके हैं, दूसरा स्थान कौन था? वाराणसी था, है कि नहीं? और तीसरा स्थान दोस्तों आ जाता है इसका लखनऊ आ जाता है। ठीक, और पहला स्थान गाजियाबाद का है।
पहला, दूसरा वाराणसी हो गया और तीसरा लखनऊ हो गया। ठीक, तो इस तरीके से पढ़ाई होती है। पिछले प्रैक्टिस सेट की भी चीजें हम आगे की प्रैक्टिस सेट में रिवाइज कराते हैं, ये आप लोगों को भी पता होगा अगर आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, रामगंगा नदी गंगा में किस जिले से मिलती है? तो रामगंगा नदी कन्नौज में मिलती है दोस्तों। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैप। अभी हम देखे थे जो जनघनत्व के मामले में सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहले था दोस्तों गाजियाबाद, ये रहा गाजियाबाद। उसका दूसरे नंबर पे दोस्तों ये रहा वाराणसी, वाराणसी है ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और ये है दोस्तों लखनऊ, ये तीसरे नंबर पर। अगर एक सीधी रेखा में मिला दें तो लगभग मिल जा रही है ऐसे। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पहला गाजियाबाद हो गया, दूसरा पहला इस कोने, दूसरा इस कोने और तीसरा बीच में हो गया, है कि नहीं? तो इसको इस तरीके से थोड़ा याद कर सकते हैं। अब आ जाता है दोस्तों जो रामगंगा नदी कन्नौज में मिलती है, ये है दोस्तों रामगंगा नदी और ये है कन्नौज। ठीक है, ये कन्नौज इत्र नगरी है, यहां पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये रामगंगा नदी उत्तर की तरफ से, मतलब गंगा में बाएं, गंगा के बाएं तरफ से मिलती है। ठीक है, तो ये गंगा नदी होगी, रामगंगा नदी यहां पर कन्नौज में इससे मिल जाती है। ठीक, कन्नौज। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों इसका राजघाट बांध परियोजना हो जाएगा, ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, राजघाट बांध परियोजना कहां पर है? बेतवा नदी पर है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त है। और गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और रिहंद बांध परियोजना दोस्तों रिहंद नदी पर बनी है। और रिहंद नदी किसकी सहायक नदी? हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, सोन की सहायक नदी है। और सोन की सहायक नदियों में रिहंद नदी आ जाती है, और पिछली ही क्लास में था उत्तरी कोयल और बनास और कन्हेर नदी आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। सोन नदी अभी करंट में चर्चा में है, तो क्वेश्चन संभावित है इससे। ठीक है, और सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक, 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संग्रहालय और उनकी स्थिति बताना है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है, ये भी सही है। और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये कन्नौज में है, ये भी सही है। और रानी महल संग्रहालय तो रानी झांसी की रानी है, तो ये भी सही है। तो मतलब 1, 2, 3, 4 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, चूने के पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो इसको कास्ट मैदान कहते हैं। और लोएस मैदान होता है ये जो हवा के द्वारा मिट्टी और रेत उड़ा कर लाई जाती है, उससे लोएस का मैदान निर्मित होता है। और संप्राय मैदान जो समुद्रों के किनारे नदियों के अपरदन से निर्मित मैदान होते हैं, वो संप्राय मैदान कहलाते हैं। और ग्लेशियल मैदान जो होते हैं, जो हिमानियों के जमने से निर्मित होते हैं, वो ग्लेशियल मैदान कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता चुके हैं पहले। ठीक है, 16वां है सोलफ तारा, मतलब सोल्फ तारा क्या होता है दोस्तों? तो गंधक युक्त धुआरा होता है, तो ये सल्फर युक्त धुआरा होता है। ज्वालामुखी के विस्फोट के समय ये सब निकलता है, और ये ज्वालामुखी के अंतिम पड़ाव का सूचक होता है। ठीक है, मतलब ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था का सूचक होता है। गैस और जलवाष्प इसमें निकलती रहती है। ठीक, 17वां क्वेश्चन है, विषुव वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो ये विषुव की स्थिति होती है दोस्तों। ये है, इसको हम लोग यहां से समझते हैं, ये सूरज है, ये पृथ्वी है, ये और सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर दो समय में एकदम लंबवत पड़ती हैं, उसको हम विषुव के रूप में कहते हैं। जहां पर दोनों गोलार्धों में, मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में दिन और रात बराबर बराबर होते हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि सूर्य की किरणें तो लंबवत विषुवत रेखा पर 12 मास पड़ती हैं, लेकिन जो दिन और रात की घटना होती है 12-12 घंटे की, ये कब होती है? ये 21 मार्च को और 22 सितंबर को होती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया 21 मार्च और ये 22 सितंबर को हो गया। ठीक, ये ध्यान देना है। और अयनांत और शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत अलग होता है। शीत अयनांत कहते हैं 21-22 दिसंबर को, और ग्रीष्म अयनांत होता है 21 या 22 जून को। ग्रीष्म अयनांत के दिन जब 21 जून होता है, जब गर्मी पड़ती है, तो इसको हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं, मतलब उस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, इसीलिए ज्यादा गर्मी पड़ती है, और 21 जून को ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, योग दिवस मनाया जाता है कि नहीं। शीत अयनांत मतलब 21-22 दिसंबर, उसमें दिसंबर के महीने में जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो वो कहलाती हैं शीत अयनांत। तो अयनांत और विषुव से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डेट्स आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आता है, कौन ग्लोबल वार्मिंग का कारक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, एरोसोल नहीं है दोस्तों। एरोसोल नहीं है। एरोसोल का आकार दोस्तों 1 से 10 माइक्रोन होता है। ये हवा में ठोस या तरल पदार्थ के रूप में टंगे होते हैं। ठीक है, हमको ये ध्यान देना है। 19वां है, सासाकावा पुरस्कार दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ये
1986 में शुरू किया गया था, 1986 में यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये ध्यान देना है। 20 है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए की गई थी? तो ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना। और ग्रीन पीस की जो स्थापना की गई थी 1971 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, हेडक्वार्टर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। ये एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। ठीक, ये ध्यान देना है। और फिर बाद में इसकी स्थापना जो होती है पर्यावरण के संबंध में, बाद में मतलब इसका जो कार्यभार होता है पर्यावरण के संबंध में देखरेख का हो जाता है। आईपीसीसी, इंटर पैनल गवर्नमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी स्थापना होती है 1988। ये प्रति 6 वर्षों में अपनी रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के संबंध में या पर्यावरण के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, ट्रैफिक हम लोग दोस्तों देखते हैं, इसकी स्थापना 1976 में होती है, और कल पढ़ चुके थे साइट्स की स्थापना 1975 में होती है। साइट्स की स्थापना 1975 में होती है, और ये जो ट्रैफिक होती है ना दोस्तों, ये साइट्स के ही साथ मिलकर के काम करती है। ठीक, 21वां क्वेश्चन आ जाता है, सिल्वीकल्चर है। तो सिल्वीकल्चर मतलब वनों का अध्ययन होता है, इस हिसाब से देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फसल और ईंधन का पेड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फसल और ईंधन का पेड़ है तो सिल्वीकल्चर हो गया, मतलब एग्रो सिल्वीकल्चर कहते हैं इसको। और फसल, फल और वृक्ष होता है ये एग्रो। अब देखिए, फल और वृक्ष आ गया ना, वृक्ष हॉर्टिकल्चर आ जाता है। ठीक है, तो फसल, फल और वृक्ष एग्रो हॉर्टिकल्चर हो गया। ठीक, अच्छा, पेड़ हॉर्टिकल्चर हो गया। चारागाह और पशु पेस्टोरल कहते हैं इसको, इंग्लिश में नाम शब्द होता है पेस्टोरल। तो पेड़ चारागाह, और इसको क्या कहते हैं? सिल्वी पेस्टोरल कहते हैं। इसके अध्ययन को सिल्वी पेस्टोरल कहते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है आप लोग। और फसल, फल और ईंधन को क्या कहते हैं? एग्रो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक, ये हो जाएगा इसका एग्रो सिल्वी कल्चर। क्या हो जाएगा? इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 22वां क्वेश्चन है, ऑयल जेपर क्या है? ऑयल जेपर दोस्तों बैक्टीरिया है जो समुद्रों में जो तेल रिसाव होते हैं, उस तेल को विघटित करने के लिए जो है ये ऑयल जेपर काम आते हैं दोस्तों। ठीक है, तेल को अवशोषित करने के लिए, तेल को हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ करके अलग करने के लिए, उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ करके अलग करने के लिए ऑयल जेपर काम आते हैं। ठीक है, 23वां है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, सही बात है। और इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है, ये भी सत्य है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ कैलाश के मानसरोवर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। ठीक, और इसको जो है ये है यारलुंग जांगपो भी कहा जाता है, और तिब्बत में इसको सांगपो भी कहा जाता है। ये नामचा बरवा से ये यहाँ से जो है यू टर्न लेती है, और दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में, फिर असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, फिर जो है बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से बहती है, और गंगा में मिलकर मेघना नाम से जो है ये बंगाल की खाड़ी में दोस्तों मिल जाती है। ठीक है, और ये गुम्फित जलमार्ग क्या होता है? जब कोई नदी ऐसे बहती होती है और बीच में जो निक्षेपण होते हैं, उसके जो गाद होते हैं, गाद के कारण जहां पर जमा हो जाता है, और फिर ये नदी कई धाराओं में अलग अलग बंट जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? गुम्फित जलमार्ग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। अब अगला 24वां है, हमको सही सुमेलित बताना है। बुलर झील गोखुर झील का उदाहरण है, सही बात है, झेलम नदी से बनती है। वेम्बानाड वेलिंगटन द्वीप पर है, ये भी सही है। और लोनार झील क्रेटर लेक है, ये भी सही है। तो इसके सभी सही सुमेलित हो जाएंगे। ये आ जाता है भारत की प्रमुख झीलें। ये है बुलर झील, ये गोखुर झील है, ठीक है, झेलम नदी से बनती है। और ये हो जाता है, ये वेम्बनाड झील है दोस्तों, ये हो गया। और लोनार है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 25वां है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है? तो आर्द्र भूमियों को प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। ठीक, 26वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है और पहले भी डिस्कशन हो चुका है। एल्यूमिनियम कंपनी और उनकी स्थिति। बाल्को को कोरबा बाल्को, तो पहले का 4 हो गया, तो पहले का 4 यही ऑप्शन सही हो गया। अगर एक ही पता है तो इस हिसाब से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये याद हो जाए दोस्तों। बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इंडाल्को में हम लोगों को अमूमन कंफ्यूजन होता है कौन कहाँ है, तो आज कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी देखिए, बाल्को को कोरबा हो गया, ये याद हो गया। नाल्को दामन जोड़ी, नाल्को क्या है? दामन जोड़ी। दामन ना कभी छूटे जो रिश्ता जुड़े एक बार, है कि नहीं? तो दामन ना आ रहा है तो ना नाल्को हो गया। ठीक है, यहां से आप रिलेट कर सकते हैं, दामन ना नाल्को। और हिंडाल्को रेणु को, देखिए रेणु में क्या है? रेणु में ये अड़ा है और हिंडाल्को में ये अड़ा है कि नहीं? तो हिंडाल्को में आधा अड़ा है और रेणु में पूरा अड़ा है। ठीक है, तो हिंडाल्को को आप रेणुकूट से कर सकते हैं। और इंडाल्को है जेके नगर बचा, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसको याद
कर सकते हैं। ठीक है, जो चीजें कंफ्यूजन करती है ना उसको आप किसी तरीके से भी याद कर लीजिए, बस याद कर लीजिए। ठीक, 27वां क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में हरित क्रांति के प्रसार न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था। अब ये देखिए क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो गया है, नहीं है पूछ लिया पता नहीं क्या, तो इसको हम बस स्टेटमेंट देखेंगे, हरित क्रांति और स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब पूछा नहीं है मतलब गलत पूछा है, तो जो गलत होगा वो आंसर करेंगे। ठीक, मतलब जोत का छोटा आकार हरित क्रांति के लिए क्या है, सही है। जोत का छोटा आकार हरित क्रांति के लिए सही नहीं है, तो ये हरित क्रांति के लिए गलत हो गया। ठीक, अच्छा, पूंजी का अभाव, तो पूंजी का अभाव भी हरित क्रांति के लिए सही नहीं है, ये भी सही हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब सिंचाई व्यवस्था का अपूर्ण विकास, अगर सिंचाई व्यवस्था का अपूर्ण विकास हुआ तो क्या हरित क्रांति का विकास होगा, नहीं होगा। संरचनात्मक एवं संस्थागत विकास, यदि संरचनात्मक और संस्थागत विकास हम करेंगे तो हरित क्रांति का विकास होगा, जाहिर सी बात होगा, तो ये सही है। ठीक है, अब देखिए, अब चारों में अगर नहीं भी कुछ पता है तो भी हम चारों में ये 3 आंसर तो होंगे नहीं जो गलत गलत हो गए, एक ही सही है, यही आंसर हो गया है कि नहीं। अब देखिए इसका आंसर तो यही होगा, लेकिन अब देखिए हरित क्रांति के पर्याप्त प्रसार ना होने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, मतलब हरित क्रांति के विकास में कौन सा कारण है, इसका मतलब ये हो गया। अगर इस ना को काट दें, अगर इस ना को काट दें तो ये सकारात्मक सेंटेंस हो जाता है और सकारात्मक आंसर इसका ये हो जाएगा। 28वां देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में होती है, कहां पर, ढाका में होती है, आगा खान और सलीमुल्लाह खान और मोहसिन उल मुल्क के द्वारा की जाती है। बंगाल विभाजन की घटना 1905 में होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में मिलता है और सूरत का कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों 1907 में होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो इस हिसाब से दोस्तों हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन सी घटना घटती है, तो सबसे पहले 2 घटती है, फिर घटती है 1, 2 1 होती है, फिर घटती है 4, तो 2 1 4 3 बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, 29वां है, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता, पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, तो कैलिफोर्निया की प्रमुख विशेषता है। इसको हम लोग थोड़ा मैप में देखते हैं, ये देखिए 40 डिग्री हम लोग पिछली क्लास में बताए थे, 35 से 40-45 डिग्री तक भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है दोनों गोलार्धों में, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर। ठीक, ये हो गया, ये हो गया कैलिफोर्निया का क्षेत्र, ये हो गया चिली का मध्य क्षेत्र, ये हो गया भूमध्य सागरीय क्षेत्र और ये हो गया दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। अब इसमें क्या हो गया, साइबेरियाई रूस में नहीं पाई जाती है, साइबेरियाई रूस में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे गिब्सन सिप्सन हम लोग पढ़े ना, विक्टोरिया, सैंडी, ग्रैंडी, है कि नहीं, ये सब हो जाएगा। ढाका बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक, 30वां है, मिलान करना, मायोग्लोबिन रोग है ये सब और इनकी उपचार है। ये मायोग्लोबिन, कर्कट रोग को कैंसर कहते हैं। अगर हम लोगों को सिर्फ एक ही पता होगा कर्कट रोग, तो कर्कट रोग विकिरण चिकित्सा से, एक्स किरणों के माध्यम से कोशिका जो गलत सेल्स होती हैं उनको मारा जाता है। ठीक है, तो विकिरण चिकित्सा के माध्यम से किया जाता है। तो बी का 1 होगा, बी का 1 यही एक ही ऑप्शन बन जाता है और सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आसान सा पहले मिलाते हैं, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है, तो तीसरा हो जाएगा, तो चौथे का 3 हो जाएगा। देखिए चौथे का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन कर्कट रोग से आप कर सकते थे। और मायोग्लोबिन क्या हो जाएगा, मायोग्लोबिन इसका पहले का चौथा हो जाएगा, पेशी कोशिका होती है। ठीक है, और सर्पगंधा प्रशीतक के रूप में कार्य होता है। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। 31वां है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहां भंडारित होता है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, यकृत में भंडारित होता है। और ग्लूकोज जब हमारे शरीर में अतिरिक्त होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन निर्मित हो रहा है तो जेनेसिस होता है। जेनेसिस का मतलब निर्माण होना, जन्म होना, तो क्या कहते हैं इसको, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, जेनेसिस कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है तो यकृत में संचित होगा ग्लाइकोजेनेसिस के रूप में। अब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अगर कम हो जाती है तो यही जो ग्लाइकोजेनेसिस है यही टूटकर फिर ग्लूकोज में बदल जाता है और उस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। ग्लाइको तो होगा ही होगा, उसके बाद जेनोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, जेनोलिसिस हो जाएगा, ये चीज है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, दोनों पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। 32वां, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें किसकी हैं, तो ये मक्का की हैं। ठीक है, 33वां है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी होती है, तो जब रुधिर में कैल्शियम की कमी होती है तो पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। एसटीएच हार्मोन दोस्तों सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन होता है। एसटीएच का यदि फुल फॉर्म देखेंगे तो सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन होता है, लेकिन हम सोमेटोट्रॉफिक तो याद करेंगे लेकिन स्मॉल टू टॉल याद करेंगे। एसटी है स्मॉल टू टॉल,
मतलब वृद्धि हार्मोन है, लंबाई में वृद्धि करती है, इस तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। ये एडीएच है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या करता है, हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में पढ़ चुके हैं, शरीर में जल की मात्रा को विनियमित करता है, ठीक, ये हो गया। और थायराइड, पैराथायराइड हार्मोन दोस्तों, ये क्या होता है, ये पैराथायराइड ग्रंथि से निकलती है, ठीक, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलती है। जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो पैराथायराइड हार्मोन निकलता है, और जब शरीर में कैल्शियम की अधिकता होती है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, कैल्सीटोनिन, क्योंकि कैल्सीटोनिन तो मतलब कैल्शियम की अधिकता है, ठीक, ये याद कर सकते हैं। और जब कैल्शियम की कमी तो पैराथायराइड, हम लोग देखते हैं ना पैरा ओलंपिक, तो पैरा ओलंपिक मतलब क्या होता है, जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, उनके लिए पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक पैराथायराइड, पैरा पैरा शब्द मिल रहा है, मतलब पैरा विकलांगता या दिव्यांगता या कमी का सूचक है, तो मतलब पैराथायराइड से जब कैल्शियम की कमी होती है तो पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है, इस हिसाब से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ग्लूकोज होगा। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आता है, ठीक है, और डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आता है, ये ध्यान देना है। और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च आ जाता है, ठीक है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। 35वां क्वेश्चन है, विटामिन है और उनके रोग बताना है। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन को दोस्तों विटामिन B12 कहते हैं, ठीक है, और साइनोकोबालामिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, एनीमिया की कमी हो जाती है, साइनोकोबालामिन से एनीमिया की कमी हो जाती है। कैल्सीफेरॉल का मतलब विटामिन डी हो जाता है, कैल्सीफेरॉल, और डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। और टोकोफेरॉल विटामिन ई होता है, और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है। और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है, और इससे त्वचा में फटन होने लगता है, ठीक है, त्वचा फटने लगती है, होठ फटने लगते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक। 36वां बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से उनके स्थापना वर्ष के काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करना बहुत इंपॉर्टेंट, पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं हम लोग ये, ठीक है। तो पूना सार्वजनिक सभा 1867 में राणा डे, पूना राणा, हम लोगों को कंफ्यूज होता है ना, पूना राणा, याद हो गया। अब पूना सार्वजनिक सभा किसने स्थापित की थी, राणा ने, राणा डे ने, पूना राणा डे ने। सत्यशोधक समाज हम लोगों को पता होगा 1873 कितनी बार मिले, ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इस हिसाब से इसका 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। और इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे तत्वबोधिनी सभा, 1839 में तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। फिर पढ़े थे प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, पांडुरंग ने की थी, प्रार्थना समाज 1867। और पा से परमहंस मंडली, परमहंस मंडली भी पा से परमहंस, पा से पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है। तो परमहंस मंडली 1849 और प्रार्थना समाज 1867 में किसने की थी, पांडुरंग ने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। तो आप इस तरीके से रिलेट करके चीजों को याद कर सकते हैं। जैसे आगे की टेस्ट सीरीज में कोई भी पिछला मिलेगा हम तुरंत रिवीजन कराते हैं, ये आप लोगों को पता ही चल गया होगा। 37 है, कथनों का असत्य बताना है। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे कोई फल नहीं मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे, चाहे थ्योरीज पढ़ें, चाहे सब्जेक्ट पढ़ें, चाहे टेस्ट सीरीज लगाएं, कोई लाभ नहीं होगा जब तक हमको चीजें ग्रैब नहीं होती हैं, जब तक चीजें हमको याद नहीं होती तब तक कोई फायदा नहीं होता, हम कितना भी पढ़ते जाएं। इसीलिए हम लोगों का सिलेक्शन 4-4, 5-5 साल नहीं हो पाता है, ठीक। तो दोस्तों 37वां क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन बताना है। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी, सही बात है, और मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वग कहा जाता था, ये भी सही बात है। तो इसका दोस्तों क्या पूछा है, असत्य पूछा है, तो दोनों सत्य है, तो मतलब असत्य कोई नहीं है, ना तो 1 ना तो 2, इसका सही होगा, ठीक है। और इसमें एक चीज और बताएं, विजयनगर की जो राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, पहली राजधानी हम्पी थी और दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 38वां क्वेश्चन है, बहुत बार मिल चुका है ये। 1852 में स्थापित इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था, तो भूमि संबंधी विवेचन करना था। जो भूमि ऐसी भूमि जो कर रहित थी उनको जब्त करना था, डलहौजी के शासनकाल में आया था, ताकि उनसे कर इकट्ठा किया जाए, ठीक। 39 है, मौर्यकालीन साम्राज्य में राजकीय आय से संबंधित करों के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है बताना है, ठीक। सीता हल भूमि, हम लोग देखते हैं सीता वैदिक काल में हल का परिचायक भूमि से संबंधित था, तो सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय है, ये सही है, लेकिन पूछा नहीं है, जहां गलत होगा वही आंसर होगा। बलि क्या है, एक प्रकार का भू राजस्व है, ये भी सही है। हिरण्य है, नगद कर है, ये भी सही है। और प्रणय का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है, विवाह, तो कहना प्रणय बंधन, प्रणय संबंध है कि नहीं। तो निःशुल्क श्रम और बेगार नहीं है, तो ये विवाह कर भी नहीं है।
ये आपातकालीन कर है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, मिलान में दे सकता है। आपातकालीन कर है प्रणय कर। ठीक, आपातकाल शुरू हो जाता है। ठीक, और निःशुल्क और श्रम एवं बेगार किससे संबंधित है? ये विष्टि से संबंधित है। ये इसका कर कौन सा? ये विष्टि कर हो जाएगा। ठीक, 40 है 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहराम जी मालाबारी ने 1908 में सेवा सदन की स्थापना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? पहले बता चुके हैं, 1829-30 में की गई थी। और इसको कब क्यों किया गया था? क्योंकि 1828 में स्वामी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कर दिया था? सती प्रथा को और इन सब चीजों को बैन कर दिया था। ठीक है, तो इसी के विरोध स्वरूप इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी कि धार्मिक हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, इन सब चीजों को पहले फिर से लागू करने के लिए इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। और शिव नारायण अग्निहोत्री शिव जी थे, तो इन्होंने देव सभा की स्थापना की थी, देव समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो शिव जी थे, तो देव समाज की स्थापना कब की थी? 1887 में। शिव नाम है तो देवताओं वाला काम करेंगे ही, ये भी कह सकते हैं भाई। 41 है निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है? तो नहीं लगती है पूछा है तो मालडोवा की लगती है, हंगरी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया की नहीं लगती है। दोस्तों इसको याद करना है। यूक्रेन से सीमा रूस, बेलारूस, नोट कर लीजिएगा, रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मालडोवा। ठीक है, ये हो गए 7 देश लगभग। ठीक है, 7 देश हो गए जो यूक्रेन से सीमा बनाती हैं। ठीक, 42वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है? तो जापान में जापानी नाम भी देखिए, यामो नजर आ रहा है, यही हो गया। ठीक है, और काराबुरान, सिराको, फान ये रहे, इनको हम यहां से देख लेते हैं। ठीक है, ये है चिनूक दोस्तों, ठंडी हवा है। ठीक है, यहाँ पर मतलब गर्म हवा है ये, और जहां पर बर्फ जमी होती है उसको पिघलाने का काम करती है। ठीक है, ये पेम्पेरो अर्जेंटीना में चलती है। ये है काराबुरान दोस्तों, ये यूरेशिया में चलती है। और ये फान है दोस्तों, फ्रांस साइड जो है चलती है ये। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ये हरमट्टन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, डॉक्टर विंड हो गया, ये सिराको हो गया। ठीक है, ये खमसिन मिस्र में चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक है, ब्रिक फिल्डर कहाँ के अच्छे होते हैं? ऑस्ट्रेलिया के, ये ऑस्ट्रेलिया में हो गया। ठीक, ये चीजें हम लोग ध्यान देंगे। और ब्लिजार्ड दोस्तों कनाडा, साइबेरियाई क्षेत्र में चलती है। ठीक है, 43 है कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 265 में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। और 266 में संचित निधि का प्रावधान है। ठीक है, 44 है राज्य सूची के विषय में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? पुलिस राज्य सूची का विषय, विधि एवं व्यवस्था राज्य सूची का विषय, कानून एवं व्यवस्था, कारागार। जब पुलिस हो गया तो कारागार तो राज्य सूची का विषय है। हम कहते हैं एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, है ना, तो पुलिस राज्य सूची का विषय है, कारागार भी राज्य सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है, ये ध्यान देना है। ठीक, 45 है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता के स्वस्थाने के संरक्षण के अंदर शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों स्वस्थाने है, जैव मंडलागार स्वस्थाने है, वन्य जीव अभ्यारण्य स्वस्थाने, वनस्पति उद्यान बहिस्थाने है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 46 है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं बताना है? टाइगर परियोजना 1973 में आई ही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, उसके बाद 1973 में टाइगर परियोजना आई थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हाथी परियोजना 1992 में आई थी, ये दोनों तो आपको रटा होना ही चाहिए। ठीक है, इतना दोनों तो मस्ट है। उसके गैंडा परियोजना 1987 में आई थी, ये भी सही बात है, लेकिन जो हिम तेंदुआ योजना है 2010 में नहीं आई थी, ये आई थी 2009 में आई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 47वां है राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संसाधन केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में तो आप ऐसे ही देख के गायब कर सकते हैं इसको। राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति इन दोनों में तो नहीं पाई जाएगी अनुसंधान संस्थान, लेकिन ये उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, बंगाल और उड़ीसा में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उड़ीसा में पाई जाती है, ध्यान देना है। 48 है जैव विविधता अभिसमय किस एक सम्मेलन के अंतर्गत अंगीकृत किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में अंगीकृत किया गया था। इसको क्या कहते हैं? इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं, एजेंडा 21 भी कहते हैं, क्योंकि 21वीं शताब्दी को जो है ये जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए इसको किया गया था, इसीलिए पृथ्वी सम्मेलन को एजेंडा 21 भी कहते हैं। ठीक, और इसमें 3 प्रकार की अभिसमय किए गए थे। एक जैव विविधता हो गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हो गया, एक UNCCC हो गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज हो गया, और एक UNCCD हो गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कंट्रोल डेजर्टिफिकेशन भी हो गया। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक, 49 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में कौन सा गलत है ये बताना है?
तो यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, सही बात है। ये 16 सितंबर 1987 में आया था, ठीक है, ये हो गया। यह एक गैर बाध्यकारी समझौता, ये गलत बात है दोस्तों, ये बाध्यकारी समझौता है और इसको 1992 में हस्ताक्षर किया गया था, ये भी सही है। लाया तो 87 में गया था लेकिन हस्ताक्षर 92 में किया गया था, तो दूसरा नहीं होगा। तो इसका एक और मतलब असत्य पूछा है तो दूसरा इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 50th है, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रावधानों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना कौन सा सतत विकास लक्ष्य में आता है? तो SDG 13 में आता है, ठीक है। और SDG 6 में क्या होता है? स्वच्छ जल और स्वच्छता आती है। SDG 14 में क्या होता है? ब्लू लाइफ आती है, मतलब समुद्री जीवन आता है। और SDG 9 में 9 से नवाचार आ जाता है, ठीक है। इसमें 17 लक्ष्य की घोषणा की गई थी 2015 में, लक्ष्य 15 साल तक था, 2030 तक इसको प्राप्त करना है, ठीक। 51 है, निम्न कथनों पर विचार करना। विनिपेग नगर गेहूं की मंडी है तो विश्वविख्यात है, बिल्कुल सही बात है। और विनिपेग यूरेशिया का क्षेत्र है, ये गलत बात है। तो सत्य कौन सा हो जाएगा? केवल एक इसका सत्य हो जाएगा। और विनिपेग नहर दोस्तों, ये विनिपेग नदी दोस्तों कनाडा में है, ये है विनिपेग झील है और यहीं से विनिपेग नदी भी जाती है और इसी को गेहूं की मंडी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक चीज और ध्यान देनी है, ये है ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक मतलब क्रम देखना है दोस्तों, क्रम पूछता है। ग्रेट बियर लेक, फिर ग्रेट स्लेव लेक, फिर ये अथाबास्का लेक हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये सस्केचुआन हो गया, फिर यहाँ से लेक विनिपेग हो गया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से ओटावा रिवर, ये हो गया। हमको इनका तो क्रम हमको याद रखना ही रखना, ऊपर से नीचे, मतलब उत्तर से दक्षिण। BSA स्कूल होता है तो आप BSA स्कूल से याद कर सकते हैं या किसी भी तरीके से आप ये याद कर सकते हैं। मतलब बियर स्लेव और BRP के स्लेव हो गए, गुलाम हो गए लोग, है कि नहीं। बियर स्लेव अथाबास्का हो गया, ठीक है। तो ये विनिपेग हो गया, किसी भी तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, याद करना लेकिन जरूरी है। 52वां है, विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की सुलेवान खान कहाँ स्थित है? तो सुलेवान खान दोस्तों कनाडा में स्थित है। कनाडा दोस्तों ये है और यही है दोस्तों, यहीं पर सुलेवान खान स्थित है दोस्तों, ठीक। धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन असत्य बताना है? यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, सही बात है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी हुई है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, ये गलत बात है और असत्य पूछा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, ये भी सही बात है, अनुच्छेद 109 में वर्णित है, ठीक। 54th है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संविधान के भाग हैं और उपबंध है। भाग 9 का पंचायत, यही गलत हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। भाग 9 में ग्राम पंचायत है और 9 में क्या है? नगर पालिका, और 9 में क्या है? सहकारी समितियां। भाग 15 में निर्वाचन है, सही है। भाग 17 में राजभाषा, ये भी सही है। और कौन सा असत्य है? यही असत्य हो गया, ठीक। 55 आ जाता है, राज्य और लोकसभा सीटें मिलान करना है। देखिए पहले भी पढ़ चुके हैं, राजस्थान में पहले पढ़ चुके हैं 25 है भैया, ठीक है। पहले का 4 यही मिल गया, ठीक। ये है पिछले, अगर पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं करे हैं तो जरूर जाके कीजिएगा। पिछले प्रैक्टिस सेट से जैसे जैसे आप आगे आते जाएंगे ना, हम पूरी प्रैक्टिस सेट आपको याद करा डालेंगे। हमने पिछले का जो भी चीज मिला है हम आगे भी उसको रिवाइज कराए हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? छत्तीसगढ़ में दोस्तों 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में पिछले भी मिल चुका है, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और बंगाल में 42 सीटें हैं। बा से बंगाल, बा से 42। बिहार में 40 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और हम लोग पढ़ चुके हैं तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, गुजरात में 26 सीटें हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें, पंजाब में 13 सीटें हैं, ये सब चीजें हम लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है? किसी सदन का स्थगन उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। सदन का स्थगन, सही बात है, पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। किसी एक या दोनों सत्रों का 17वां राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, सही स्टेटमेंट है ये भी, तो दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 85 में ही दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आवाहन, 17वां और विघटन कर सकता है, लेकिन स्थगन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है या पीठासीन अधिकारी होता है जो। 57 है, निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किस एक के शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची के तहत नहीं जोर देके बताए थे जब राष्ट्रपति का पढ़ा रहे थे दोस्तों? बताए थे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 3री अनुसूची है, संसद के सदस्य 3री अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं, नियंत्रक और महापरीक्षा लेखक लेते हैं, राष्ट्रपति नहीं लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में लिया गया है और राज्यपाल के शपथ का वर्णन अनुच्छेद 159 में लिया गया। तो इन दोनों का 3री अनुसूची में नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 58 है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
तो संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में सही है और राज्य विधानमंडल का विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 में है, ये सही है। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, ये भी सही है। अनुच्छेद 114 में बजट नहीं है, बजट अनुच्छेद 112 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से है, और अनुच्छेद 114 में है विनियोग विधेयक है कि नहीं, पढ़ चुके। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यही सही सुमेलित नहीं है। 131 में उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्र अधिकारिता आती है, ठीक। 59 है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया, ये भी पूरा करा चुके हैं और पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया है। ये हमने थ्योरी में भी कराया है, एमसीक्यूज में भी कराया है, वन लाइनर में भी कराया है और इसमें भी आया है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 के तहत है, ये नहीं जोड़ा गया है और एक नहीं जोड़ा गया है, तो 2, 3, 4 इसका सही हो जाएगा। और बहुत जोर दे करके बताए थे कि कुल नीति निदेशक तत्वों में 4 संविधान संशोधन हुए हैं और उसमें से एक 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और 97वां संविधान संशोधन किया गया है। और 42वें संविधान संशोधन में कुल 4 चीजें जोड़ी गई हैं। ये 42वें संविधान संशोधन में कुल 4 चीजें जोड़ी गई हैं। कौन कौन सा आ जाता है? अनुच्छेद 39F। एफ शोषण से बच्चों और वयस्कों की रक्षा करना। एफ एक शब्द होता है इंग्लिश में फक, फक का मतलब होता है शोषण और बकवास, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की रक्षा करना। उसके बाद आ जाता है 39 का कैपिटल ए। 39 का कैपिटल ए आता है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 39 में 4 जोड़ देंगे तो 43A आ जाता है, उसमें जोड़ा गया उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ओ मजदूर तू सब चीजों का करता, तू ही सब चीजों से दूर। तो दूर ना करने के लिए, उनको पास लाने के लिए प्रबंधन में अनुच्छेद 43A जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसमें चौथा क्या है? फिर 43 में 5 जोड़ देंगे 48A आ जाएगा, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। तो 39F 39A हो गया और 39 में 4 जोड़ देंगे 43, 43 में 5 जोड़ देंगे 48। ये रीजनिंग लग गई इसमें यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। कुल 4 संविधान संशोधन हुए हैं नीति निदेशक तत्वों में और 42वें में भी 4 जोड़ा गया है। और 44वें संविधान संशोधन में दोस्तों अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानताओं को कम करना। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से आप लोग देखते होंगे अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया? 6 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा और पोषण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया, ठीक है। 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से आप देख सकते हैं अनुच्छेद 45B जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों की स्थापना की बात की गई थी, ठीक है। ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद 60 आ जाता है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को वापस लिया जा सकता है, ये भी कराए हैं 352, ठीक है। कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? संसद के साधारण बहुमत के द्वारा वापस लिया जाता है। और इसकी घोषणा कौन करते हैं? इसकी घोषणा दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति कब करते हैं? जब लिखित इनको मिलेगा, मंत्रिमंडल से लिखित परामर्श मिलेगा, राष्ट्रपति इसकी घोषणा तभी कर सकते हैं, ये ध्यान देना है। और वापस तो इसका साधारण बहुमत से हो जाता है, ठीक। 61 है निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों तथा उनके वंश युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है दोस्तों। खिज्र खान सैयद वंश का है, ये सही सुमेलित है, ठीक है, क्योंकि जब खिज्र खान सैयद वंश का, ठीक, खिज्र खान सैयद वंश का है। और जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में, तो खिज्र खान को ही यहाँ पर वो अपना उत्तराधिकारी छोड़कर गया था, तो ये सही है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह तुगलक वंश का, ये भी सही है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का, ये भी सही है। कैकुबात-क्यूमर्स खिलजी वंश का नहीं है। कैकुबात-क्यूमर्स दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और खिज्र खान, और हाँ, ये जो नसीरुद्दीन महमूद है 1398 तक गद्दी पर रहता है। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है, यही, ठीक है। 1398 में इसी को तैमूर लंग जो है पराजित करता है, फिर खिज्र खान सैयद वंश की स्थापना हो जाती है दोस्तों। और ये किसका उत्तराधिकारी होता है? ये अलाउद्दीन सिकंदर शाह का उत्तराधिकारी होता है, ठीक। ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। अब 62वां क्वेश्चन आता है, शाहजहां ने किसे गुड़ समुंदर की उपाधि दी? तो गुड़ समुंदर की उपाधि लाल खान को दी थी, ठीक है। 63 है निम्नलिखित में से आने का सही कालक्रम क्या है, ये बताना है। तो नगर संस्कृति दोस्तों हड़प्पा सभ्यता थी, तो ये सबसे पहले होगा, तो सबसे पहले यही होगा, तो पहले सही हो गया, ये ऑप्शन है कि नहीं, तो ये हो गया। उसके बाद आता है लोहे का हल, हम लोग देखते हैं। फिर आता है चांदी का सिक्का, फिर सोने का सिक्का हिंद यमन के द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। और ये जो लोहे का हल होता है ये बौद्ध वैदिक काल में आता है, ठीक। चांदी का सिक्का आ जाता है, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आता है, मतलब महाजनपद काल में आ जाता है, ठीक है। 64 है त्रिपिटकों में किस एक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख? बहुत कंफ्यूजन होता है,
विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक में अभी सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए दार्शनिक, दा से दार्शनिक, दा से धम्म, और धम्म मतलब अभिधम्म, तो इसका आंसर अभिधम्म पिटक हो जाएगा। ठीक है, और वह विनय, विनय में ना शब्द आ रहा है तो इसको रिलेट करेंगे नियमावली से, बौद्ध संघ की नियमावली जो होगी वो विनय पिटक में आ जाएगा। सा से सुत्त, सा से दर्शन कुछ आ रहा है तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन है। ठीक है, शाह दर्शन है, तो आप इन सब चीजों से रिलेट करके याद कर सकते हैं, और अगर आपको याद है तो कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। ठीक, 65 है, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा रामायण की रचना तमिल भाषा में रामायणम के नाम से की गई थी? तो कंबन रामायण हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये सब चीजें जो हम शब्दों का बताते हैं ना, वर्ड का रिलेट करना, हमको ऐसे ही चीजें याद है। ठीक है, तो इसलिए हम बताते हैं कि अगर कोई चीज आपको भी लाभ मिल जाए तो सही है। और तिरुवल्लुवर का कुराल लिखित है कि नहीं, ये हो गया। 66वां है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किस सल्तनत कालीन शासक का सेनापति था? तो दोस्तों ये था मोहम्मद गोरी के साथ आया था, तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक लगा सकते हैं। मोहम्मद गोरी, वैसे वास्तविकता में ये मोहम्मद गोरी का ही था, लेकिन गोरी के चले जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति के रूप में रहता है। 67 हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल शासक कादरी सिलसिले का अनुयायी था? तो दारा शिकोह कादरी का था, अकबर भी उसको मानता था, और औरंगजेब सरहिंदी का था। ठीक है, 68 है, मुगल शासन व्यवस्था में भूमि माप के लिए प्रयुक्त लोहे की कड़ों से युक्त बांस की छड़ क्या कहलाती थी? तो तनब कहलाती थी। ठीक है, तकाबी क्या होता था दोस्तों? तकाबी जो कृषकों को ऋण दिया जाता था सरकार के द्वारा, वो तकाबी ऋण कहलाता। ठीक, और खूत क्या होता था? खूत गांव का राजस्व एकत्रित करने वाला जो अधिकारी होता था ना, उसको खूत कहते थे। और जरीबाना क्या होता था? जरीब से भूमि मापने वाले कर्मचारी का शुल्क होता था। ठीक, ये होता था, हम लोग देखते होंगे जरीब चौकी एक है कानपुर में, है कि नहीं? तो ये हो गया जरीब खाना, मतलब ये जरीब से भूमि मापने वाला जो कर्मचारी को शुल्क दिया जाता था वो होता था। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? ऐरावतेश्वर मंदिर है, कोरंगनाथ मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर दोनों है, कैलाशनाथ मंदिर नहीं है, क्योंकि कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था, एलोरा में कृष्ण प्रथम के द्वारा। ठीक, 70 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्का अकबर के द्वारा नहीं चलाया गया था? तो रहस्य संशम इलाही निसार नहीं चलाया गया था दोस्तों। निसार है तांबे का सिक्का, और तांबे का सिक्का ये जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। ठीक, और रहस्य संसब और इलाही ये तीनों हैं सोने के सिक्के, सोने के सिक्के ये अकबर के द्वारा चलाए गए थे। ठीक, 71 है, इतलाक प्रथा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही बताना है? इसका प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, सही बात है। इतलाक नामा एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखिए एक चीज यहां और जुड़ गई, इतलाक प्रथा, तो आपको ये याद करना। अभी फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? इसने 20-24 प्रकार के करों को हटाकर जजिया, जकात, खराज, खुम्स 4 प्रकार के कर लगाए थे, 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, दारुल शफा अस्पताल का निर्माण कराया था, दीवाने बंदगान दास प्रथा का दास विभाग का गठन किया था, है कि नहीं? दीवाने खैरात दान विभाग की स्थापना की थी, और इतलाक प्रथा आ गया, है कि नहीं? तो इन सब चीजों से ऐसे ही रिवीजन होता है। ठीक, 72वां क्वेश्चन है, सहकारी बैंकों में से किस एक को ही रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है? तो राज्य सहकारी बैंक को पुनर्वित्त प्राप्त करने की सुविधा आरबीआई से प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, 73 आ जाता है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर बीमा क्षेत्र का निजीकरण किया गया था? तो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हन समिति के माध्यम से दोस्तों बैंकिंग सुधार की प्रक्रिया लाई गई थी, और रंगराजन समिति हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 2012 में आई थी, विनिवेश को बढ़ावा देने की बात की गई थी, और इन्होंने गरीबी रेखा को संदर्भित किया था, जिसमें उपभोग आधारित गरीबी रेखा बताई थी। ग्रामीणों में जो है 33 रुपए और शहरों में 47 रुपए की बात की थी प्रतिदिन। प्रतिमाह ग्रामीणों में 972 रुपए, 970 रुपए और शहरों में 1407 रुपए की बात की थी कि इससे कम कमाने वाले लोग गरीब होंगे, और पूरे भारत में गरीबी दर 29.5% इन्होंने बताया था दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। और इसके पहले एक आया था नचिकेता मोर समिति। नचिकेता मोर समिति दोस्तों किससे संबंधित थी? पेमेंट बैंक से संबंधित थी और लघु वित्तीय बैंक से संबंधित थी दोस्तों। इस तरीके से रिवीजन होता है, और अब जब अगली बार कुछ क्वेश्चन आएगा तो मल्होत्रा समिति का भी उसमें एडिशन आपको हम दे देंगे। 74 है, कथन कारण बताना है, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी मात्रा में मुद्रास्फीति एक टॉनिक का कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है, इससे उत्पादन को बढ़ावा मिलता है थोड़ी थोड़ी मूल्य वृद्धि से, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मूल्य वृद्धि से उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और
कथन कारण की व्याख्या भी कर, और ज्यादा मात्रा में अगर मुद्रास्फीति हो जाएगी तो सब कुछ ठप हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, है कि नहीं? तो धीरे धीरे मुद्रास्फीति बढ़ती है तो वो सबके लिए फायदेमंद होती है। 75 है, थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसका आधार वर्ष 2004-5 है दोस्तों, गलत है, इसका आधार वर्ष 2012 है। ठीक, इस सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ये सही है कि मात्र त्रैमासिक आधार पर, गलत है, ये मासिक आधार पर की जाती है। दोस्तों हम रोज द हिंदू पढ़ते हैं और द हिंदू में हर महीने ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। थोक मूल्य सूचकांक इस महीने का ये रहा, सीपीआई इस महीने का ये रहा, इस महीने का ये रहा, इस महीने का थोक मूल्य ये रहा, थोक और फुटकर मूल्य। ठीक है, तो इस तरीके से देखे तो ये मासिक आधार पर होती है। तो कौन सा सत्य है? दोनों नहीं सत्य है, है कि नहीं? ना तो डी, ना तो एक, ना तो दो। 76 है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य मानव विकास था? तो मानव विकास दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 थी, और 9वीं पंचवर्षीय योजना ना से 9वीं और ना से न्यायपूर्ण वितरण को आप याद कर सकते हैं। ठीक, 77वां क्वेश्चन है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेकर सिटी कहाँ है? फिलाडेल्फिया में है, ठीक है, सही सुमेलित है। न्यू हेब्राइड वनुआतु में है, ये भी सही सुमेलित है। ग्रेट हेरिंग पॉन्ड प्रशांत महासागर में नहीं है, ये अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और नेवर नेवरलैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ है, ये भी सही है। तो ये इसका गलत है, और यही गलत पूछा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 78 है, कौन सा पठार इरावदी तथा साल्वीन नदियों के मध्य है? तो शान का पठार है दोस्तों। ठीक है, शान का पठार हम लोग ये देख लेते हैं, म्यांमार में है शान का पठार, ये म्यांमार का पूर्वी हिस्सा शान का पठार, और यहीं से इरावदी नदी ऐसे बहती है और यहीं से ऐसे साल्वीन नदी बहती है दोस्तों। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 79 है, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत का विस्तार बताइए कहाँ है? एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। यही हम लोग पढ़े थे, अफ्रीका माइनर में भी यही चीज आ जाती है कि नहीं? अफ्रीका माइनर में भी ये यहाँ पर मोरक्को है, ये है अल्जीरिया और ये है ट्यूनीशिया दोस्तों, यहाँ पर ये है ट्यूनीशिया। ठीक है, और ये देखते हैं, ये एटलस माउंटेन यहाँ पर ऐसे फैला हुआ है। ये एंटी एटलस है, ये हाई एटलस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मध्य एटलस है, मिडिल एटलस, एंटी एटलस, हाई एटलस, मिडिल एटलस और ये टेल एटलस है दोस्तों। ये याद होना चाहिए आपको, क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर जो है इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है माउंट टॉबकल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, एंटी एटलस के बगल में। ठीक, 80वां नंबर है, कथन कारण वाला है, प्रशांत महासागर के तटीय भागों को अग्निवलय कहा जाता है। बिल्कुल सही है, पढ़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सही भी सही है, और व्याख्या भी इसकी कर रहा है। ठीक, 81 है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा काकेशस राज्य में शामिल नहीं है? तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान शामिल, लाटविया नहीं है। लाटविया तो बाल्टिक देश है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया दोस्तों, है कि नहीं? ये रहा काकेशस पर्वत, ये है जॉर्जिया, ये है आर्मेनिया, ये है अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान ये भी, मतलब ये पूरा अजरबैजान है। ठीक, तो आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान ये काकेशस पर्वत श्रेणी के देश हैं। ठीक, 82 आ जाता है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर का द्वार कहलाता है, ठीक है। आयरलैंड एमराल्ड द्वीप कहलाता है, ये भी ठीक है। बहरीन मोतियों का देश कहलाता है, ये भी ठीक है। स्कॉटलैंड कॉकपिट ऑफ यूरोप नहीं है दोस्तों, यही गलत है, और गलत पूछा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ केक्स कहते हैं। और जो कॉकपिट ऑफ यूरोप है इसको बेल्जियम कहते हैं। ठीक है, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं और स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स कहते हैं। ठीक, 83 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में उनके सबसे बड़े देश के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है, सही बात है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, ये भी सही है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश यूएसए नहीं है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, ये भी सही बात है। और हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है? रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत और फिर अर्जेंटीना आ जाता है। ये देश क्रम से हम लोगों को याद होना ही चाहिए। 84 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश और उनकी राजधानी है मोजाम्बिक की मपूतो, सही है। मोजाम्बिक माईपूतो सही है। जाम्बिया की लुसाका, ये भी सही है। इरिट्रिया की नाकफा नहीं है, इरिट्रिया की नाकफा ये मुद्रा है। ठीक है, और नहीं पूछा है तो यही सही हो जाएगा। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है। क्या है? अस्मारा है, अस्मारा है। ठीक है, और सेनेगल की डकार, डकार ले लिए सेनेगल। ठीक, तो ये
सेनेगल की डकार है, ठीक है, ये सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, इरिट्रिया नहीं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 थे, हुमायूं ने दोहरिया के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो महमूद लोदी को इसने पराजित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1532 में हुआ था दोहरिया का युद्ध, ठीक है, और 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध जिसमें शेर खान ने इनको हराया था। 1540 में हुआ था बिलग्राम का युद्ध जिसे कन्नौज का भी युद्ध कहा जाता है। 1540 में शेरशाह ने इनको हराया और इसी बिलग्राम के युद्ध में ये बिल में घुस गए। बिल में घुस गए मतलब भारत छोड़कर ईरान चले गए। और फिर 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है जो सतलज नदी के किनारे है, और सरहिंद के युद्ध में हिंद में वापसी होती है हुमायूं की 1555 में, और इसके पहले बच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, ठीक। तो 1555 में सरहिंद के युद्ध में हिंद में वापसी, बिलग्राम के युद्ध में बिल में घुस जाते हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। 86वां क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। शंकराचार्य रामानुजाचार्य का वैष्णव संप्रदाय है। देखिए दोस्तों, दूसरे का एक होगा तो दूसरे का एक, केवल बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई एक चीज आपको याद हो तो कर सकते हैं। शंकराचार्य ज्ञान परंपरा की बात करते थे तो इनको स्मृति संप्रदाय था, और निम्बारकाचार्य दोस्तों सनक संप्रदाय का था, ठीक है, और माधवाचार्य आ जाते हैं ब्रह्म संप्रदाय के। और हम लोग याद करते हैं शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक माने जाते हैं, अद्वैतवाद का विचार दिया था। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद का विचार दिया था, और ये निम्बारकाचार्य द्वैताद्वैत का विचार दिया था, और माधवाचार्य द्वैतवाद का विचार दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन, याद होना ही चाहिए, ठीक है। 87 आ जाता है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने दीवान नामक एक काव्य संग्रह का संकलन कराया। तो दीवान नामक काव्य संग्रह का संकलन बाबर ने कराया था, और बाबर ने मुबैयान नामक पद्य संकलन की स्थापना भी कराई थी या विकास भी किया था पद्य शैली का, ठीक है। 88 है, अमीर खुसरो द्वारा अपनी किस रचना में भारत की जलवायु का विवरण दिया है। तो इन्होंने भारत की जलवायु का विवरण दोस्तों नूह सिपेहर में दिया है। पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या पिछले क्लास में, जैसे अमीर खुसरो की रचनाएं खजाइनुल फतह, मिफ्ताहुल फतह, किरानुस्सादैन, नूह सिपेहर, तुगलकनामा, आशिका, ये सब अमीर खुसरो के द्वारा रची पुस्तकें हैं। और अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान किसमें कहा था, खजाइनुल फुतुह में कहा था, विश्व का सुल्तान। और आशिका में दोस्तों क्या इन्होंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, नूह सिपेहर का पूछ लिया है, खजाइनुल फतह का पूछ लिया है, आशिका का भी पता होना चाहिए। आशिका में आशिकी है, और किसकी आशिकी है, जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण गुजरात पर होता है तो वहां के राजा होते हैं कर्ण सिंह, ठीक है, उनकी पुत्री होती है देवल रानी, उनकी पुत्री का प्रेम और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का प्रेम खिज्र खान का, मतलब खिज्र खान और देवल रानी का प्रेम की बात होती है आशिका में, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख गलत है, इसको प्रैक्टिस सेट में अलग से हम बताए थे, जबकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था कि संस्कृत भाषा में लिखा पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है। और यह अभिलेख शक क्षत्रप रुद्रदामन के शासन की बात करता है, दूसरा सही है। सत्य पूछा है तो केवल 2 हो जाएगा। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो सुदर्शन झील बनवाया गया था उसके बारे में भी वर्णन करता है। ये जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है, मतलब इसका निर्माण हुआ था। 90 सूची और राजवंश की राजधानी मिलाना है। तो दोस्तों होयसल की राजधानी वनवासी, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र होगा, ठीक है, और कदम्ब की वनवासी हो जाएगा, पल्लव कांची हो जाएगा, राष्ट्रकूट का मान्य खेत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 91 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों ही अनीश्वरवादी हैं, सही बात है, दोनों ही नास्तिक दर्शन है, वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। दोनों धर्मों में आत्मा की मान्यता है, ये गलत बात है। आत्मा मानती है जैन धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। आत्मा को ना मानने के बाद भी बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है, वो उसकी अलग प्रक्रिया है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो दूसरा असत्य हो जाएगा, तो केवल 2 इसका असत्य हो गया। 92 है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। हड़प्पा स्थल और नदी रोपण दोस्तों सतलज नदी के किनारे है, तो पहले का 4 हो गया, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और कालीबंगा हम लोग पढ़े हैं घग्घर नदी के किनारे है, चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और सुतकांगेडोर दाश्क नदी के किनारे है। ये है हड़प्पा कालीनगर। मांडा सबसे उत्तरी स्थल है, दायमाबाद सबसे दक्षिणी है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे सबसे पूर्वी स्थल है, और सुतकांगेडोर दाश्क नदी के किनारे सबसे पश्चिमी स्थल है। यहीं पर है ये चन्हूदड़ो ये सिंधु नदी बह रही है, चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। सतलज नदी ये रही, ठीक है, बनावली ये रही, कालीबंगा ये रही दोस्तों। यहीं पर लोथल है, लोथल भोगवा नदी के किनारे यहीं पर है, ठीक है। ये रोपण है दोस्तों सतलज नदी के किनारे। 93 एवरग्रीनिंग शब्द का प्रयोग होता है पेटेंट से संबंधित होता है, ठीक है, एवरग्रीनिंग शब्द। 94 मिलान करना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में, ये सही सुमेलित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में, ये भी सही सुमेलित है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम, ये भी सही सुमेलित है। और UR राव उपग्रह केंद्र हैदराबाद में नहीं है, ये गलत हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है, ये बंगलुरु में है दोस्तों, ठीक है। UR राव उपग्रह केंद्र बंगलुरु में, ठीक। 95 है, निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा एक गर्भधारण का निर्धारण करने वाला हार्मोन है? तो पिछली क्लास में भी पढ़ चुके थे हम लोग, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, ये कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, ठीक। कार्पस ल्यूटियम एक कोशिका होती है, उसमें से ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है दोस्तों, ठीक। 96 है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल उपस्थित होता है? तो टायरोसिन होता है, ये भी था पिछले सेशंस में। और टायरोसिन की कमी से व्यक्ति दुख और सुस्ती का अनुभव करता है, ठीक है, ये होता है। 97 है, रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के शरीर में पाई जाती है, सही स्टेटमेंट है। शरीर में रुधिर का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक कहते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा तीनों। 98 है, कथन कारण वाला है, लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे रंग जिनको मिलाने पर सफेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके प्राथमिक रंग कहलाता है, ये भी सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों, ठीक। 99 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, रेडियो एक्टिविता की मात्रक क्यूरी है, सही स्टेटमेंट है। लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी सही सुमेलित है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद, ये भी सही सुमेलित है। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक, ये भी सही सुमेलित है। मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट श्वेत पिगमेंट, ये सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट होता है बेकरी उद्योग से संबंधित होता है, हम लोग देखते हैं बेकरी उद्योग से संबंधित होता है, ठीक है। और श्वेत पिगमेंट दोस्तों जिंक सल्फाइड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक। श्वेत जिंक सल्फाइड होता है, ठीक है। 101 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हाइड्रोजन बम के जनक एडवर्ड टेलर हैं, सही स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन बम नियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर कार्य करता है, गलत है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है, ठीक है। तो क्या पूछा है, सत्य पूछा है, तो केवल एक सत्य हो जाएगा, ठीक। 102 है, लंबे अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्रियों को निम्नलिखित में से किस एक बीमारी का सामना करना पड़ता है? तो दोस्तों उनकी अस्थियां हो जाती हैं कमजोर, ठीक है, ये हो जाएगा। 103 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त का कार्यकाल को 6 वर्ष से संशोधित करके 8 वर्ष कर दिया गया था? तो 103 का हो जाएगा 2012 में किया गया था दोस्तों। हम लोग पढ़े होंगे कि लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम आया था, ठीक है। और सबसे पहले राज्यों के लिए लोकायुक्त अधिनियम और राष्ट्र के लिए लोकपाल अधिनियम, ठीक है। लोकायुक्त अधिनियम सबसे पहले आया 1971 में, मतलब उत्तर प्रदेश में 1971 में आया दोस्तों। पूरे देश में सबसे पहले 1970 में अधिनियम लाया गया था उड़ीसा के द्वारा, ये ध्यान देना, पहले भी बता चुके हैं। और पूरे देश में सबसे पहले 1971 में गठन किया गया था लोकायुक्त का, महाराष्ट्र में गठन किया गया था, ठीक है। ये ध्यान देना है। अब 104वां क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मुगल घाट फर्रुखाबाद में सही सुमेलित है। चाइना मंदिर श्रावस्ती में सही सुमेलित है। व्यास टीला चित्रकूट में नहीं है, व्यास टीला है जालौन में। कहाँ है दोस्तों? जालौन में, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। और चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में है, ये सही है, ठीक है। 105वां क्वेश्चन है दोस्तों, आरोही क्रम में बताना है। जब भी भिन्न होता है तो हम भिन्न का इसका अंतर ले लेते हैं, इसका अंतर 5 हो गया, इसका अंतर दोस्तों 2 हो गया, और इसका अंतर 1 हो गया, इसका भी अंतर 1 हो गया। अब इन सब का एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम 10 हो जाता है, फिर जो अंतर होता है उसको एलसीएम से डिवाइड करते हैं और फिर उसके बाद अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस हिसाब से आंसर आ जाता है। तो 5 दूनी 10 और 2 तियां 6, तो पहले का 6 हो गया, और 2 पंचे 10, 5 तियां 15, दूसरे का 15 हो गया, और फिर इसका 1 10 हो गया, और 10 दूनी 20 हो गया इसका, और फिर चौथे का 10 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों इस हिसाब से देख लेते हैं, सबसे पहले 6 सबसे छोटा 6 है, तो 6 किसको है? 3/8 का है, तो 3/8 में से कोई होगा, मतलब ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 10, और 10वां है 1/2, तो 1/2 है, 1/2 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद सबसे छोटा था 15वां 3/5, ठीक है, 15 आता है 3/5, तो 3/5 ये वाला इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 106 है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में बेमेल बताना है, तो 8 7 15 6 21 3 24 2 26 1 27, इसका जोड़ने पर 27 आ रहा है। 4 3 7 7 4 11 12 12 6 18 9 27, ये भी 27 आ रहा है।
3 1 4 8 12, 12 6 18 9 27, ये भी 27 आ रहा है। 3 8 11 7 18, 3 24, 1 25, 6 31, इसका 31 आ रहा है, तो यही सबसे अलग हो जाएगा। ठीक, 4 से बड़ी और 16 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग का चौथाई किस संख्या का वर्ग होगा? तो 4 से बड़ी संख्या जो अभाज्य है, मतलब 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इनका योग 7 5 12, 12 11 23, 23 13 36, तो कह रहा है 36 का चौथाई मतलब 9 किस संख्या का वर्ग है? तो 3 का वर्ग है। ठीक है, तो 108वां का हो गया 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक, 0 और 6 का अपरिभाषित होता है। ठीक है, 109 कह रहा है कि यदि किसी धन पूर्णांक n को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है तो n स्क्वायर को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? दोस्तों अगर इस हिसाब से आंसर सॉल्व करेंगे तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1 आएगा। ठीक है, लेकिन पहली बार में 2 आएगा, मतलब अगर 3 को जैसे 5 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचा, अब इसका स्क्वायर करेंगे 25, तो 3 1 आया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने आंसर 2 दिया है, इसमें इन्होंने क्यूब लगा करके आंसर दिया है। ठीक, ये कर लेंगे, तो आप देख लीजिएगा, चाहे क्यूब लगा के चाहे स्क्वायर लगा के करिए, आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, 110 है, दीवार घड़ी में 3:25 का समय होने पर घड़ी और मिनट की सुई में, मतलब घंटे और मिनट की सुई में कितने का कोण होता है? कुल मिला के 3 और 25 है, 3 4 5, मतलब एक में 30 का अंतर है और इसमें भी 30 का कोण बनता है, तो दोनों में 60 का कोण बनता है। और 25 मिनट की सुई आ चुकी है, मतलब 25 मिनट घंटे की सुई बढ़ चुकी होगी, तो 25 मिनट में घंटे की सुई उसकी आधी बढ़ती है, मतलब 1 मिनट में घंटे की सुई आधा अंश बढ़ती है, तो 25 मिनट में 12.5 अंश बढ़ेगी, तो 12.5 अंश इसमें से घटा देंगे, तो 12.5 अंश घटाएंगे तो 47.5 अंश आंसर आ जाएगा। ठीक है, 111वां है, यदि किसी वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होती है। आप लोग दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, 112 है, यदि पेट्रोल के दाम में 10% की वृद्धि होने के कारण पेट्रोल की बिक्री में 10% की कमी हो जाती है तो हमेशा कमी आती है इस संबंध में, और कितनी कमी होती है? 10 मतलब 10 गुणे 10 करते हैं और बटे 100 कर देते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, यहां पर कुछ भी संख्या होगी यही करेंगे। 113वां है दोस्तों, यदि असाइन को इस तरीके से लिखा जाएगा तो किडनैप के दोस्तों इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, 114 है, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, अंत में मैं दक्षिण की ओर जा रहा था, मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी? तो इसको हम लोग करेंगे अगर, तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर दोस्तों। ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। 115 है, बी डी की मां है, बी दोस्तों डी की मां है, तो डी की मां बी हो गई। ठीक है, और कह रहा है सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई हो गया, एच ई की बेटी है, यहां मान लेते एच जो है ई की बेटी है, एच बेटी है, डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, लो डी ई की पत्नी हो गई। ठीक, ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध? ई का संबंध, ये पत्नी है तो ये पति हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो ई का सी से क्या संबंध है? ई का बहनोई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। 116 देखते हैं, 12 का वर्ग है, 10 का वर्ग है, 8 का वर्ग है, तो यहां पर 6 का वर्ग आ जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 117 को सॉल्व करेंगे दोस्तों, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 118 देखते हैं, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में कहां हुई थी? तो कानपुर में हुई थी। ठीक है, 119 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रामीण साक्षरता दर में शीर्ष जिला कौन सा था? तो ग्रामीण साक्षरता दर में शीर्ष जिला औरैया था, और ग्रामीण साक्षरता दर में सबसे कम, सबसे न्यूनतम किसको मिला था? श्रावस्ती को मिला था। ठीक है, यही ध्यान दीजिएगा। ठीक, 120वां है, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस एक टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा का निर्धारण मोहन एवं सुहेली नदी द्वारा किया गया है? तो मोहन सुहेली दुधवा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 121 है, सितंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध ओंकोलॉजिस्ट मतलब कैंसर, ओंको मतलब कैंसर का उपचार करने वाले, तो वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रवि कन्नन थे इसके। ठीक है, ये ध्यान देना है। 122वां है, सितंबर 2023 में किस देश को पराजित करके भारत ने सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता था? तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। ठीक, 123वां है, सितंबर 2023 में संपन्न यूएस ओपन 2023 में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने किसको पराजित करके जीता था? तो मेदवेदेव को पराजित करके जीता है। ठीक है,
124 में है 43वें एशियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ है? तो जकार्ता में संपन्न हुआ। ठीक। 125 है भारत की अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा सितंबर 2023 में किस स्थान पर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन 2023 का आयोजन किया? तो नई दिल्ली में किया है। ठीक है। 126वां है सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे इनकी अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है। 127 है सितंबर 2023 में एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में कथनों पर विचार करना है। वर्ष 1989 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, यह भी सही बात है। वर्ष 1987 में उन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह भी सही बात है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 128वां है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 का प्रारंभ भारत और अमेरिका के बीच में किया गया है। ठीक। 129 है सितंबर 2023 में भारत की किस फिल्म को वर्ष 2024 में 96वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया? तो 2018 का एवरीवन इज द हीरो इसे किया गया है। ठीक। 123 है सितंबर 2023 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वहीदा रहमान को। ठीक। 131 है सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया? तो हिटैची पेमेंट बैंक के द्वारा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा सितंबर 2023 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां स्थान है दोस्तों। 133 है पर्यटन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में भारत के कोंग थोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। यह गांव भारत के किस राज्य में है? तो यह गांव भारत के मेघालय राज्य में है। ठीक। और इसी गांव को विस्लिंग गांव भी कहा जाता है। ठीक है। 134वां है सितंबर 2023 में किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया? तो 16 सितंबर को मनाया गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 135वां है सितंबर 2023 में भारत के किस राज्य ने यहां स्थित उमियाम झील को साफ रखने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक का अपनाया है? तो उमियाम झील मेघालय में है। ठीक है। 136 सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो हिंडन एयरबेस नोएडा गौतम बुद्ध नगर पश्चिमी यूपी में किया गया है। ठीक। 137 सितंबर 2023 में वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 138 है सितंबर 2023 में भारतीय सेना एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की सह मेजबानी में 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक। 139 है सितंबर 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है। 140 है सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा किस भारतीय अभिनेता एवं भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? माधवन को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने 140 क्वेश्चन फुल डिटेलिंग के साथ, फुल मैपिंग के साथ, चारों खाने चित्र मतलब चारों ऑप्शन का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ न्यूनतम समय में बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी फर्जी के बात किए हुए हम लोगों ने कवर किया है दोस्तों, और पूरा पिछला रिवीजन करते समय। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नजर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उस पर पूरा काम किया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।